नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 के जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग अब उसी के कंटिन्यूएशन में अपन और जो एमसीक्यूज़ जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो अपना क्वेश्चन 33 है, रूपांतरित अवकाश किस आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं, मतलब किसको स्वीकृत किए जाएंगे, कम्यूटेड लीव जो होंगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, स्थायी कर्मचारियों को, जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे सिर्फ उन्हीं को ही कम्यूटेड लीव यानी रूपांतरित अवकाश मिलेंगे। अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलते हैं लेकिन उनकी सेवा 3 साल से ज़्यादा होने पर ही उनको मिलते हैं, जबकि परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो होंगे प्रोबेशनर ट्रेनी, उनको प्रोबेशन काल में कोई अवकाश नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन 34 है अपना, रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने के लिए कौन सी शर्त निर्धारित है, मतलब कौन सी कंडीशन होएगी कम्यूटेड लीव को सैंक्शन करने के लिए, स्वीकृत करने के लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। कौन कौन सी है, दुगुनी संख्या में अर्धवेतन अवकाश के नाम लिखा जाएगा, मतलब जो हाफ पे लीव होगी, जो एचपीएल होगी, वो दुगुनी संख्या में उसकी डिडक्ट होएगी, कम करेंगे वो। अवकाश के पश्चात सेवा में लौटने की शर्त, मतलब जब ये अवकाश खत्म हो जाए उसके बाद वापस सेवा में लौटना जरूरी होगा उसके लिए, तभी उसको अवकाश रूपांतरित अवकाश स्वीकृत होते हैं। अस्थायी कर्मचारी जो नियमितों को 3 वर्ष की सेवा के बाद दे, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो टेम्परेरी एम्प्लॉय होंगे, जो नियमित हो, परमानेंट हो, उनको 3 साल की सेवा हो जाती है, उसके बाद ही रूपांतरित अवकाश दे होते हैं। फिर क्वेश्चन 35 है, रूपांतरित अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना सार्वजनिक हित के अध्ययन के लिए कितनी अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब कम्यूटेड लीव जो होगी वो मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देते हो और आप पब्लिक इंटरेस्ट में ही जो अध्ययन अवकाश होगा, अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए लेना चाहते हो रूपांतरित अवकाश, तो कितनी अवधि के लिए रूपांतरित अवकाश दिया जा सकता है अध्ययन के लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, 180 दिन, मतलब 180 दिन के लिए अध्ययन के लिए रूपांतरित अवकाश दिए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन 36 है, अदेय अवकाश होते हैं, मतलब लीव नॉट ड्यू क्या होती है, अदेय अवकाश किसको कहते हैं। तो यहाँ आंसर सही आएगा, अर्धवेतन अवकाश भविष्य में अर्जित करने की शर्त पर स्वीकृत अवकाश, मतलब हाफ पे लीव आप जो भविष्य में अर्जित करोगे सेवा करते हुए, उसकी शर्त, उस कंडीशन पर आपको स्वीकृत होते हैं, जब आपके पास कोई और अवकाश नहीं बचते हैं और आपका ये है कि सेवा में अवकाश के बाद आप सेवा में लौटोगे और जितने अर्धवेतन अवकाश आप अर्जित कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अदेय अवकाश मिलते हैं। फिर क्वेश्चन 37 है, नियम 93(3) में कौन से अवकाश का उल्लेख है, मतलब जो आरएसआर का रूल है 93(3) उसमें कौन से लीव के बारे में बता रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, अदेय अवकाश, लीव नॉट ड्यू के बारे में उसके उल्लेख कर रखा है, उसमें उसके निर्धारित जो नियम है वो उसमें दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन 38 है, संपूर्ण सेवा काल में कितने अदेय अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं, मतलब जो पूरी सर्विस होगी किसी एम्प्लॉय की उसमें कितने मैक्सिमम उसको लीव नॉट ड्यू, मतलब अदेय अवकाश कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ आंसर सही आएगा 360 दिन, मतलब 360 दिन मैक्सिमम उसको अदेय अवकाश किसी भी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा काल में मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, एक समय पर अधिकतम कितने अदेय अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की कि पूरे सेवा काल में कितने मिलेंगे, वो 360 होंगे, लेकिन एक बार में कितने उसको दे सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन दे आएगा, 90 दिन, एक बार में 90 दिन दे सकते हैं, 90 दिन से ज़्यादा अदेय अवकाश एक बार में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। फिर क्वेश्चन 40 है, किसी कर्मचारी को अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया किंतु उतनी संख्या में सेवा में आकर अर्धवेतन अवकाश से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए तो अवकाशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बात की थी कि भाई किसी के पास अवकाश शेष नहीं हो और सेवा में आने की जो पश्चात उसको जो अर्धवेतन अवकाश वो अर्जित कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अदेय अवकाश मिलते हैं। लेकिन मान लो अर्धवेतन अवकाश से पूर्व ही, मतलब सेवा में आकर अर्धवेतन अवकाश से पूर्व ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्धवेतन अवकाश वो अर्न नहीं कर पाता है, तो उसके अवकाशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उसके बाकी अवकाश हैं या अवकाश वेतन जो होगा उसके बारे में क्या रूल है। तो यहाँ आंसर सही आएगा, अवकाश वेतन की वसूली नहीं होगी, मतलब जो उसने अदेय अवकाश लिया है उसकी वसूली नहीं होगी अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्वेश्चन 41 है, रूपांतरित या अदेय अवकाश की अवधि के दौरान कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र दे दे तो उसके अवकाश वेतन की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई कम्यूटेड लीव ली हो किसी ने या लीव नॉट ड्यू सैंक्शन करवाई हो तो और वो कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र दे दे अवकाश के दौरान ही, तो उसके अवकाश वेतन, मतलब जो लीव सैलरी होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब रूपांतरित अवकाश और अदेय अवकाश सेवा में जो आने के बाद, मतलब
अवकाश के बाद पुनः सेवा में आने के बाद जो अर्धवेतन अवकाश वो अर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग उनको ये अवकाश दिए जाते हैं। लेकिन वो अवकाशों के दौरान ही मतलब रूपांतरित अवकाश और अदेय अवकाश के जो अवधि होगी उस दौरान ही वो त्यागपत्र दे देता है, रेजिग्नेशन दे देता है। तो जो अर्धवेतन अवकाश उसको अर्न करने थे और जो उसके नाम में लिखे जाते वो अर्न नहीं कर पाता है, तो उसके अवकाश खाते पर जो अवकाश वेतन होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। उतनी संख्या में अवकाश वेतन की वसूली की जाएगी, मतलब जितनी अवधि की उसने अवकाश लिए हैं उतने अवकाश की संख्या में जो उसकी अवकाश वेतन बनता है उस राशि की उससे वसूली की जाएगी, रिकवरी की जाएगी। मृत्यु की दशा में ये रिकवरी नहीं होती है। फिर क्वेश्चन 42 है, पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को क्षय रोग से पीड़ित होने पर इलाज के लिए अर्जित अवकाशों के अतिरिक्त देय अवकाश कौन सा है तथा संपूर्ण सेवा काल में कितने अवकाश देय है। मतलब पुलिस अधीनस्थ सेवा के जो सदस्य होंगे वो टीबी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, उनको टीबी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए जो उसने अर्न अवकाश हैं, जो अर्जित अवकाश हैं, उनके अलावा और कौन सा अवकाश उनको देय होता है और संपूर्ण सेवा काल में उनकी जो पूरी जो सर्विस होगी उसमें कितने अवकाश मतलब मैक्सिमम कितने अवकाश दिए जा सकते हैं वो। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, विशेष चिकित्सा अवकाश 6 माह, मतलब विशेष चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है अर्जित अवकाशों के अलावा टीबी रोग होने पर, और वो मैक्सिमम 6 माह तक पूरे सेवा काल में दिया जा सकता है। फिर क्वेश्चन 43 है, राजस्थान सिविल सेवा पदभार ग्रहण काल नियम 1981 के नियम 6 के अनुसार कितने दिवस अधिकतम तक कार्य ग्रहण काल की अनुपयोगी व अवधि उपार्जित अवकाश में जोड़ी जाती है। मतलब राजस्थान सिविल सेवा जो पदभार ग्रहण काल है, मतलब ज्वाइनिंग टाइम जो है 1981 उसका जो नियम 6 है उसके अनुसार आपको जो ज्वाइनिंग टाइम मिला है उसमें से आप कुछ टाइम अगर आप यूज़ नहीं करते हो, अनुपयोगी अवधि रह जाती है, तो उपार्जित अवकाशों में कितनी अवधि को जोड़ा जाएगा जो अनुपयोगी रहेगी जिसका आपने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ब आएगा, ऑप्शन ब, 15 दिन, मतलब मैक्सिमम 15 दिन तक आप उसको अपने पीएल में जुड़वा सकते हो। फिर क्वेश्चन 44 है, विशेष चिकित्सा अवकाश अवधि में वेतन दिया जाता है। मतलब विशेष चिकित्सा अवकाश जब देंगे तो उस अवधि में कितना वेतन मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी कर्मचारी को। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, अवकाश से पूर्व प्राप्त वेतन के समान। मतलब जो अवकाश पर जाने से पहले जो उसको वेतन मिल रहा था, जो सैलरी मिल रही थी, उतनी ही सैलरी उसको अवकाश अवधि में मिलेगी। फिर क्वेश्चन 45 है, सेवा समाप्ति अवकाश किसको स्वीकृत किए जाते हैं। तो ये अवकाश किसको सैंक्शन होंगे, सेवा समाप्ति अवकाश। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, अस्थायी कर्मचारी को जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त हुआ हो, मतलब जिसकी अपॉइंटमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए हुआ हो, टेम्परेरी एम्प्लॉय, उसको सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन 46 है, अपने सेवा समाप्ति अवकाश कौन से अवकाशों के बदले दिए जाते हैं। मतलब सेवा समाप्ति अवकाश होंगे जो किसके बदले देंगे, किसके एवज में अपन देते हैं, कौन से लीव के बदले में। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, उपार्जित अवकाश। मतलब उपार्जित अवकाशों के बदले प्रिविलेज लीव जो होगी पीएल के बदले, उनके बदले दिए जाते हैं ये। फिर क्वेश्चन 47 है, अस्थायी कर्मचारी यदि सेवा से त्याग पत्र देता है तो अधिकतम कितने उपार्जित अवकाश पर सेवा समाप्ति अवकाश ले सकता है। मतलब कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय होगा जो सेवा से त्याग पत्र दे देता है, रेजिग्नेशन दे देता है, तो उसको जो अधिकतम उपार्जित अवकाश होंगे वो कितने अधिकतम वो उपार्जित अवकाश सेवा समाप्ति अवकाश के रूप में ले सकता है। तो ये अपन ने अभी बात की थी कि जो सेवा समाप्ति अवकाश होते हैं वो उपार्जित अवकाश के बदले ही मिलते हैं। तो कितने उपार्जित अवकाशों के बदले वो सेवा समाप्ति अवकाश ले सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो अपने ऑप्शन ए आएगा, जमा उपार्जित अवकाशों की आधी संख्या तक। मतलब जो उसके पास पीएल जितनी अर्न हुई होगी, जितना उसके बैलेंस होगा, उसकी आधी संख्या तक उसको सेवा समाप्ति अवकाश दिए जा सकते हैं। मान लो 100 हैं तो 50 उसको मिल सकते हैं। फिर क्वेश्चन 48 है, विश्राम काल माना जाता है। मतलब विश्राम काल अवधि जो होगी वो क्या मानी जाती है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, कर्तव्य, मतलब ड्यूटी मानी जाती है, ड्यूटी का पार्ट होता है विश्राम काल में। आप चाहे घर पे रहते हो और ऑफिस नहीं आते हो, आपका जो कार्यालय होता है वो बंद रहता है, लेकिन वो ड्यूटी का ही पार्ट माना जाता है। फिर क्वेश्चन 49 है, असाधारण अवकाश किस नियम में वर्णित है। मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है उसके कौन से नियम में उसका वर्णन है उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, नियम 96 में असाधारण अवकाश के बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 50 है, असाधारण अवकाश कब स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होगी वो कब सैंक्शन हो सकती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी कारणों से हो सकती है। कब कब, जब अन्य कोई अवकाश दे नहीं हो, मतलब उसके पास कोई अवकाश उसके पास नहीं हो,
कोई देय नहीं हो उसको जो ले सकता हो अवकाशों को। कर्मचारी इसी अवकाश के लिए आवेदन करे, मतलब कर्मचारी खुद ही चाहे कि वो असाधारण अवकाश मिले उसको, या बीमारी या अन्य कारण से दिया जा सकता है, कोई और बीमारी हो गई हो या किसी और अन्य कारण से, तो इसको मिल सकती है। फिर क्वेश्चन 51 है, अस्थायी कर्मचारी को गंभीर बीमारी के मामले को छोड़कर असाधारण अवकाश एक समय पर अधिकतम कितनी अवधि का दिया जा सकता है। जो टेम्परेरी एम्प्लॉय होगा उसको अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, उसके अलावा कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाहता है, तो एक बार में कितना मैक्सिमम उसको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 3 माह तक। 3 माह तक वो उसको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है गंभीर बीमारी के मामलों को छोड़ के। उसके अलावा फिर है, सार्वजनिक हित में अध्ययन के लिए अस्थायी कर्मचारी को कितने दिवस का असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई स्टडी करना चाहता है, कोई अध्ययन करना चाहता है टेम्परेरी एम्प्लॉय, तो उसको असाधारण अवकाश कितना दिया जा सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा 24 माह। 24 माह तक का उसको असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन 53 है, सक्षम प्राधिकारी बिना सहमति अवकाश की अवधि को पूर्व प्रभाव से बिना वेतन पर कौन से अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो बिना किसी सहमति के, बिना किसी की परमिशन के जो अवकाश की अवधि होगी उसको पूर्व प्रभाव से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब पुराने जब से आपने वो अवकाश लिए हैं तब से वो बिना वेतन पर कौन से अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ अपने को पता है बिना वेतन का कौन सा अवकाश होता है, तो वो आंसर आएगा ऑप्शन बी असाधारण अवकाश। तो उसमें वो परिवर्तित कर सकता है बिना सहमति के। फिर क्वेश्चन 54 है, एक कर्मचारी को अधिकतम स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि से अधिक अवकाश किसकी स्वीकृति पर दिए जा सकते हैं। जो मैक्सिमम जो लिमिट है असाधारण अवकाश स्वीकृत करने की, उससे भी अधिक किसी को स्वीकृति चाहिए, असाधारण अवकाश चाहिए, तो वो किसकी परमिशन चाहिए होगी, उसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आएगा वित्त विभाग। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके लिए परमिशन देगा, मतलब उससे पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तभी आप मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा असाधारण अवकाश ले सकते हो। फिर क्वेश्चन 55 है, एक कर्मचारी को अधिकतम स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि से अवकाश किसकी स्वीकृति से पर दिए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ रिपीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, उपार्जित अवकाश पर रहने पर कर्मचारी को कितना अवकाश वेतन दिया जाता है तथा वे कौन से नियम में इसका प्रावधान है। मतलब जो पीएल पर रहने पर कर्मचारी को कितना अवकाश मिलेगा अवकाश अवधि में, और इसके बारे में कौन सा नियम अपने। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, अवकाश से पूर्व प्राप्त वेतन के समान परंतु विशेष वेतन नहीं, नियम 97(1). मतलब नियम 97(1) के बारे में बता रखा है कि उपार्जित अवकाश अवधि में क्या अवकाश वेतन मिलेगा, तो वो अवकाश से पूर्व प्राप्त वेतन के समान होगा, परंतु उसमें विशेष वेतन शामिल नहीं होगा। मतलब जो आप छुट्टियों पर उपार्जित अवकाश पर जाओगे उससे पहले जो आप वेतन प्राप्त कर रहे होंगे उसके बराबर ही वेतन मिलेगा, लेकिन इसमें अगर आपको कोई स्पेशल पे मिल रही होगी तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। फिर क्वेश्चन 57 है, बीमारी अथवा अध्ययन के मामलों को छोड़कर अर्ध वेतन अवकाश की अवधि में कितना वेतन दिया जाता है तथा उसका कौन से नियम में प्रावधान है। मतलब आप कोई बीमारी की वजह से या कोई स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए कोई अर्ध वेतन अवकाश लेना चाहते हो, तो उन मामलों को छोड़कर, मतलब इन दोनों रीजन के अलावा कोई और किसी वजह से आप अर्ध वेतन अवकाश लेते हो तो अवकाश अवधि में कितना वेतन मिलेगा और कौन से नियम में इसका प्रावधान है। तो ये देखो मैंने आपको जो अपने नोट्स बनाए थे उसमें मैंने वीडियो में आपके नोट्स में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया था, नोट्स में अपना थोड़ा सा गलत हो गया था। उसमें जो था कि बीमारी और अध्ययन के मामलों में ये जो लिमिट है 59,000 की वो लागू नहीं होती है, बाकी में ये लागू होती है। तो यहाँ जो आंसर आएगा अपना वो ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, आधी राशि के समान वेतन या राशि रुपये 59,000 जो भी कम हो, और नियम 97(2). नियम 97(2) में इसके बारे में बता रखा है कि अर्ध वेतन अवकाश अवधि में क्या वेतन मिलेगा। तो जो अर्ध वेतन अवकाश है वो नाम से लग रहा है कि आधा वेतन उसमें मिलता है, लेकिन जो बीमारी और अध्ययन के मामले होंगे सिर्फ उन्हीं में ही आधा वेतन मिलता है, और अगर उसके अलावा किसी और वजह से अपन अर्ध वेतन अवकाश लेते हैं तो उसमें लिमिट सीलिंग लग जाती है, एक लिमिट लगा रखी है सरकार ने रुपए की कि भाई या तो आधा वेतन या फिर 59,000 रुपये, जो इन दोनों में से कम होगा वो उसको मिलेगा। जबकि बीमारी या अध्ययन के मामले में ये लिमिट नहीं है 59,000 रुपये की, उसमें आधा वेतन मिलता है। फिर क्वेश्चन 58 है, बीमारी अथवा अध्ययन के मामलों में अर्ध वेतन अवकाश की अवधि में कितना वेतन दिया जाता है। ये अपन ने पहले बात कर ली पिछले क्वेश्चन में कि कितना वेतन मिलेगा, तो अर्ध वेतन अवकाश के हिसाब से उसको आधा राशि के समान वेतन उसको मिल जाएगा, उसमें 59,000 की जो सीलिंग है वो लागू नहीं होती है।
फिर क्वेश्चन 59 है, रूपांतरित अवकाश पर कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाता है। मतलब कम्यूटेड लीव पे कोई कर्मचारी हो तो उसको कितना वेतन देंगे, कितनी सैलरी मिलेगी उस अवकाश अवधि में। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, उपार्जित अवकाश के समान वेतन। मतलब जो पीएल पे जो आपको सैलरी मिलती है उसी के हिसाब से आपको अवकाश वेतन मिलेगा, क्योंकि रूपांतरित अवकाश और अदेय अवकाश अपन ने बात की थी कि ये पीएल के बदले ही दिए जाते हैं, तो इसलिए जो पीएल पे जो आपको सैलरी मिलेगी वही सैलरी इसमें मिलती है। फिर असाधारण अवकाश पर कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाता है। मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है उस पर कोई कर्मचारी रहता है तो अवकाश अवधि में उसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये भी अपने को पता है कि उसमें कोई वेतन नहीं मिलता है, इकलौता जो लीव है, अवकाश है, जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, असाधारण अवकाश। फिर क्वेश्चन 61 है अपना, विश्राम काल में कर्मचारी वेतन प्राप्त करता है। मतलब विश्राम काल में कोई कर्मचारी रहता है तो उसको कितना सैलरी मिलेगी, उसको कितना वेतन मिलेगा। तो अपन ने पहले ही बात की थी, विश्राम काल अपने ड्यूटी का पार्ट होता है, तो इसलिए जो ये माना जाएगा वो ड्यूटी पे है तो उसको पूर्ण वेतन मिलेगा। जो फुल सैलरी है उसकी जो पे है जितनी है, जो उसकी सैलरी बनती है, पूरा वेतन उसको मिलेगा। फिर क्वेश्चन 62 है, उपार्जित अवकाश किस कारण से जमा अथवा नाम लिखा जाता है। मतलब उपार्जित अवकाश किस वजह से कम ज़्यादा अपन करते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा। कौन सा? उपरोक्त सभी। सेवा के साथ बिताई अवधि के कारण जमा, अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल अवधि, असाधारण अवकाश 10 अथवा अधिक लेने पर उपार्जित अवकाश भी 10 के अनुपात में एक नाम लिखा जाएगा। मतलब अपन ने बात की कि भाई कब जमा होंगे, कब नाम होंगे। तो जमा होंगे दो रीजन से होंगे कि जैसे जैसे आप सेवा करोगे, जैसे जैसे सेवा पर आप अवधि निकालोगे, आप ड्यूटी करोगे, उस हिसाब से जमा होंगे। और अनुपयोजित कार्यग्रहण काल अवधि होगी, कोई जो आप अनयूज्ड ज्वाइनिंग टाइम होगा, जैसे अपन ने बात की थी जो मैक्सिमम 15 दिवस तक होगी, वो आप काम में नहीं लेते हो तो वो उसके बदले आपके उपार्जित अवकाश जुड़ जाते हैं। तो दो वजह से तो ये जमा होते हैं। और नाम किस वजह से होगा, तो ये अगर आपने असाधारण अवकाश 10 या उससे ज़्यादा लिए हैं तो 10 के बदले एक उपार्जित अवकाश आपका कम होता है असाधारण अवकाश के बदले। फिर क्वेश्चन 63 है, विशेष असमर्थता अवकाश कर्मचारी को कब स्वीकृत किए जाते हैं। जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होगी वो कर्मचारी को कब सैंक्शन होएगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, कर्तव्यों की पालना करते हुए चोट लगने पर। मतलब आप ड्यूटी करते हुए कोई आपको चोट लग जाती है तो आपको विशेष असमर्थता अवकाश मिलता है। फिर क्वेश्चन 64 है, कर्मचारी निर्वाचन ड्यूटी पर विशेष असमर्थता अवकाश के लिए कब से योग्य माना जाता है। जब दुर्घटना घटित होती है। मतलब जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसको विशेष असमर्थता अवकाश कब मिलेगा, कब से उसको वो उसके लिए योग्य होगा, उसके लिए एलिजिबल कब से होगा। कोई निर्वाचन ड्यूटी पर करते हुए उसको अगर कोई चोट लगती है तो वो दुर्घटना कब घटित हुई होनी चाहिए। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, निर्वाचन ड्यूटी के लिए निवास छोड़ने से लेकर वापस निवास पर पहुंचने तक यदि दुर्घटना हुई हो। मतलब जो आपको इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए आपने घर छोड़ दिया और वापस ड्यूटी ख़त्म करके आप घर पहुंच जाते हो, उसके बीच में अगर ये दुर्घटना हो जाती है तो आपको विशेष असमर्थता अवकाश मिलता है। फिर क्वेश्चन 65 है, विशेष असमर्थता अवकाश कर्मचारी को तभी स्वीकृत किया जाएगा जब दुर्घटना होने की कितनी अवधि में दुर्घटना प्रकट हो जाए। मान लो कोई भी दुर्घटना हो गई आपके साथ ड्यूटी करते हुए, तो विशेष असमर्थता अवकाश लेने के लिए वो दुर्घटना कितनी अवधि में प्रकट हो जानी चाहिए। मतलब उसके बारे में आपको पता चल जाना चाहिए, सरकार को आपने उसके लिए बता दिया हो तो कितनी अवधि में उसको बताना ज़रूरी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन स आएगा, 3 माह। तो 3 माह के अंदर अंदर वो दुर्घटना प्रकट हो जानी चाहिए, पता चल जाना चाहिए उसका, तभी विशेष असमर्थता अवकाश मिलता है। फिर क्वेश्चन 66 है, विश्रामकालीन विभाग शिक्षा विभाग के कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 31 दिसंबर के बाद हुई हो को विश्राम काल पर वेतन संबंधित क्या प्रावधान है। मतलब जो आपके वेकेशनल डिपार्टमेंट है, जैसे शिक्षा विभाग है, उसमें किसी कर्मचारी की जो नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हुआ वो 31 दिसंबर के बाद हुआ तो विश्राम काल पर उसको वेतन क्या मिलेगा, उसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन स आएगा, उसको विश्राम काल अवधि में सेवा से पृथक किया जाएगा। मतलब उसको विश्राम काल अवधि में सेवा नहीं मानी जाएगी, उसकी वो जो अवधि होगी उसकी, तो उसको उसके पृथक किया जाएगा उस अवधि से। फिर क्वेश्चन 67 है, विशेष असमर्थता अवकाश की अधिकतम अवधि कितनी स्वीकृत हो सकती है। जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होगी उसकी मैक्सिमम जो अवधि होगी, कितनी अवधि के लिए उसको स्वीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 2 वर्ष, मैक्सिमम 2 साल के लिए स्वीकृत हो सकती है। फिर क्वेश्चन 68 है, विशेष असमर्थता अवकाश की अवधि को माना जाएगा। मतलब स्पेशल डिसेबिलिटी लीव की जो अवधि होगी उसको क्या मानते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन आएगा, पेंशन गणना योग्य अवधि। मतलब ये ड्यूटी का पार्ट ही होती है तो इसलिए पेंशन गणना योग्य अवधि में इसको शामिल करेंगे। इसके लिए मतलब इस अवधि के लिए भी आपको पेंशन
मिलेगी, तो पेंशन के लिए ये एलिजिबल होती है ये वाली अवधि। फिर क्वेश्चन 69 है, विशेष असमर्थता अवकाश अवधि में उच्च सेवा के कर्मचारी को अवकाश वेतन कितना देय होगा। मतलब स्पेशल डिसेबिलिटी जो लीव होगी उस अवधि में जो उच्च सेवा हो गया, सुपीरियर सर्विस के जो कर्मचारी होंगे उनको अवकाश वेतन कितना मिलेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब क्या क्या, 120 दिन तक पूर्ण वेतन, मतलब 120 दिन तक तो उसको फुल सैलरी मिलेगी जितनी उसको मिल रही थी। 120 दिन से अधिक की अवधि में अर्धवेतन, 120 दिन से ज़्यादा अगर वो विशेष असमर्थता अवकाश लेता है तो जो बाकी की अवधि होगी उसमें आधा वेतन उसको मिलेगा, अर्धवेतन मिलेगा। और 120 दिन से अधिक अवकाश की अवधि को आधी संख्या में उपार्जित अवकाश जमा कराने पर पूर्ण वेतन, मतलब आधी संख्या में जितनी आपने 120 दिन के ऊपर मान लो 60 दिन की ओढ़ ली है तो 30 दिन की अगर आपने उपार्जित अवकाश कम करा दिए तो आपको वो जो बाकी 60 दिन है उसकी अवधि का आपको पूरा वेतन मिल जाएगा अर्धवेतन की जगह। फिर क्वेश्चन 70 है, विशेष असमर्थता अवकाश अवधि में चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी को बिना अन्य अवकाश के जमा कराए पूर्ण वेतन कितने दिन तक दिया जा सकता है। तो जैसे अपन ने अभी बात की थी उच्च सेवा के जो कर्मचारी उनके बारे में बात की, अब अपन बात करते हैं फोर्थ क्लास जो सर्विस होगी उसके जो एम्प्लॉय होंगे उनको कोई और अन्य अवकाश जमा कराए बिना, मतलब जैसे अपन ने उपार्जित अवकाश की बात की थी कि वो उपार्जित अवकाश अगर 120 दिन के ऊपर जमा करा देते हैं तो उनको पूर्ण वेतन मिल जाता है। लेकिन अगर ये बिना जमा कराए पूर्ण वेतन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितने दिवस का मिलेगा। तो जो अपनी सुपीरियर सर्विस होगी उनको तो 120 दिवस का मिलता है, लेकिन जो फोर्थ क्लास सर्विस होगी उनको सिर्फ आधा ही मिलेगा, उसका 60 दिवस तक ही उसको पूर्ण वेतन मिलता है, उसके बाद उसको आधा वेतन मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन 71 है, यदि कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश अवधि के दौरान किसी अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि मिलती है तो यदि कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश अवधि में अपन उसको अवकाश वेतन देते हैं और यदि उसको कोई कंपनसेशन मिल जाता है किसी अधिनियम के तहत उसको जैसे चोट लगने की वजह से, तो क्या होएगा उसमें। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से हो गया है, क्या आएगा, अवकाश वेतन से क्षतिपूर्ति राशि काटी जाएगी। मतलब जो अवकाश वेतन अपन दे रहे हैं उसमें से जो क्षतिपूर्ति राशि मिली है वो कम कर देंगे, उस हिसाब से उसको अवकाश वेतन मिलेगा। मतलब क्षतिपूर्ति राशि के बराबर का अवकाश वेतन उसको नहीं मिलेगा, वो कम हो जाएगी उसमें से। फिर क्वेश्चन 72 है, प्रसूति अवकाश किस नियम में उल्लेखित है। मतलब मैटरनिटी लीव जो है उसके बारे में किस नियम में उल्लेख कर रखा, उसका किस बारे में कौन से नियम में उसको दे रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, नियम 103 में इसके बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 73 है, प्रसूति अवकाश कितनी उत्तरजीवी संतान होने तक दिया जाएगा। मतलब किसी भी महिला कर्मचारी के कितनी संतान होने तक जीवित, मतलब उत्तरजीवी से मतलब है जीवित संतान कितनी होने तक उसको प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, 2 से कम। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि 2 जीवित संतानों तक तो दिया जाता है मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश, तो यही बात है कि 2 तक दिया जाता है, लेकिन 2 होते ही तो फिर नहीं मिलेगा। अपन बात कर रहे हैं कितनी तक देंगे, तो 2 से कम होगा तभी उसको मिलेगा, 2 होते ही तो फिर मिलना ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 तो मैक्सिमम उसको मिलता है, लेकिन 2 से कम होने पर ही अगली बार दे होगा, मतलब 1 होगा तभी उसको दूसरी बार मौका मिलेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसको थोड़ी सी लैंग्वेज आप समझ के उस हिसाब से आंसर करना। फिर क्वेश्चन 74 है कि महिला कर्मचारी द्वारा प्रसूति अवकाश 2 बार उपभोग करने पर भी कोई उत्तरजीवी संतान नहीं रहे तो उस कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितनी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत हो सकता है। मतलब किसी भी जो फीमेल एम्प्लॉई होगी उसने 2 बार जो है मैटरनिटी लीव ले लियो, प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश 2 बार यूज कर लिया हो उसने, और उसके बाद भी उसके पास कोई जीवित संतान नहीं रही हो, मतलब 2 बार, मतलब 2 बच्चे हो गए हों उसके और फिर भी उसके कोई जीवित संतान नहीं रही हो, किसी भी वजह से उनकी डेथ हो गई हो या कोई भी रीज़न से वो जीवित नहीं रहे हो, तो उस कर्मचारी को, मतलब उस महिला कर्मचारी को पूरी जो उसकी सर्विस होगी उसमें कितनी बार मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है। तो 2 बार तो अपन ने बात की है कि उस सामान्य कर्मचारी को मिलता है, लेकिन अगर किसी महिला कर्मचारी के जीवित बच्चे नहीं बचते हैं 2 बार उपभोग करने के बाद भी, तो उसको 1 बार और दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कितनी बार और दिया जा सकता है, तो 1 बार और दिया जा सकता है अगर उसके दोनों बच्चे जीवित नहीं हो, मतलब कोई भी संतान उसकी जीवित नहीं रहती है, तो 1 बार और मातृत्व अवकाश उसको दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से टोटल उसके सेवा काल में कितने बार स्वीकृत हो सकता है। तो यहाँ देख लो, अपना जो आंसर आएगा वो ऑप्शन द आएगा, अधिकतम 3 बार। नॉर्मली 2 बार होता है, 1 बार और मैक्सिमम दे सकते हैं, 1 बार और दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 बार उसको सेवा काल में मिल सकता है। तो साथियों
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको और वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अभी इस चैप्टर के कुछ और MCQs बच रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।